नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। दिसंबर 2025 में ओईसीडी ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली है। ओईसीडी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अमीर और विकसित देशों के बीच आर्थिक नीतियां, विकास, टैक्स, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मानक तय करता है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि अमेरिका और यूरोप की 2025 की ग्रोथ को ऊपर की तरफ संशोधित किया गया है और दुनिया ने संकटों के बावजूद लचीलापन दिखाया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस समय पश्चिमी देश कह रहे हैं कि सब ठीक है, उसी समय आईएमएफ और विश्व बैंक के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दोनों संस्थाएं कह रही हैं कि दुनिया की ग्रोथ का आधा हिस्सा अब ब्रिक्स और उभरते बाजारों से आ रहा है। यानी दुनिया का असली इंजन अब पश्चिम नहीं, बल्कि ब्रिक्स ब्लॉक बन चुका है। तो आज के वीडियो में एक सीधा सवाल है, क्या ओईसीडी का यह मजबूत पश्चिम वाला दावा सच है, या दुनिया की असली दिशा अब पूरी तरह ब्रिक्स के हाथ में जा चुकी है? अब समझते हैं कि ओईसीडी ने कहा क्या है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में उन्होंने अमेरिका की ग्रोथ लगभग 2% तक बताई, जो पहले की तुलना में थोड़ा ऊपर है। यूरोजोन के लिए भी अनुमान बढ़ाया गया और उसे लगभग 1.3% के आसपास रखा, और पूरी दुनिया के लिए उनका अनुमान है कि 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था लगभग 3.2% की ग्रोथ दिखाएगी। ओईसीडी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अप्रत्याशित लचीलापन दिखाया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि यह लचीलापन बहुत नाजुक है। व्यापार बाधाएं, टैरिफ, एआई की ऊंची वैल्यूएशन और सरकारों का भारी कर्ज किसी भी समय इस ग्रोथ को नीचे गिरा सकता है। कि यानी हेडलाइन में मजबूत लिखा है और फुटनोट में कमजोर लिखा है। यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। ओईसीडी का ध्यान हमेशा पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर होता है, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों पर, क्योंकि इसके सदस्य भी ज्यादातर वही देश हैं। इसलिए जब वे कहते हैं कि अमेरिका 2% बढ़ेगा और यूरोजोन 1 से 1.5% बढ़ेगा, तो पश्चिमी मीडिया उसे बहुत बड़ा बनाकर दिखाता है, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन आईएमएफ और ब्रिक्स के अपने आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। ब्रिक्स प्लस देशों की औसत ग्रोथ 2025 के लिए लगभग 3.4 से 3.8% के बीच बताई गई है। वहीं G7 देशों की औसत ग्रोथ मुश्किल से 1 से 1.5% के बीच है। यानी ओईसीडी जिस लचीलेपन की बात कर रहा है, वह दरअसल बूढ़ी और धीमी होती अर्थव्यवस्थाओं का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन भर है। दुनिया के तेज इंजन की आवाज तो ब्रिक्स की दिशा से आ रही है। अब कुछ ठोस तथ्य देखिए। विश्व की जीडीपी में क्रय शक्ति समता के आधार पर ब्रिक्स का हिस्सा 2024 से 25 में 35 से 40% के बीच पहुंच चुका है, जबकि G7 का हिस्सा 30% के आसपास है। यानी पीपीपी आधार पर ब्रिक्स ने G7 को पार कर लिया है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह हो चुका तथ्य है। सीधी बात यह है कि 2015 से 2025 के बीच दुनिया की कुल आर्थिक वृद्धि का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ब्रिक्स देशों ने दिया है। आईएमएफ की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट भी कहती है कि आने वाले सालों में दुनिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा उभरती एशिया और ब्रिक्स प्लस ब्लॉक से आएगा, जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं 2% से नीचे अटकी रहेंगी। देश दर देश देखें तो इथियोपिया लगभग 6 से 7%, भारत 6 से 6.5%, इंडोनेशिया 4 से 5% और चीन तथा यूएई 4% से ऊपर की ग्रोथ पर खड़े हैं। तुलना कीजिए, अमेरिका लगभग 2% और यूरोप 1 से 1.5%। यानी पश्चिम के लिए 2% उपलब्धि है और ब्रिक्स के लिए 4% सामान्य है। अब एक मनोवैज्ञानिक बात समझिए। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले ही संतृप्त हो चुकी हैं। बुजुर्ग आबादी, भारी कर्ज और धीमी उत्पादकता वहां की हकीकत है। इसलिए वहां 2% की ग्रोथ को जीत की तरह पेश किया जाता है। लेकिन ब्रिक्स के देशों के लिए, जहां युवा आबादी है, उत्पादन बढ़ रहा है और बाजार फैल रहे हैं, वहां 4 से 6% की ग्रोथ आम बात है।
इसलिए जब OECD कहता है कि दुनिया ने लचीलापन दिखाया है, तो उसका छुपा अर्थ यह है कि अमेरिका और यूरोप अभी डूबे नहीं हैं। लेकिन आम दर्शक इसे ऐसे समझता है कि इससे पता चलता है कि दुनिया की ग्रोथ भी इन्हीं देशों से आ रही है। यही कहानी का असली भ्रम है। अब आते हैं ब्रिक्स के 3 मजबूत स्तंभों पर। पहला, ग्रोथ और आबादी की ताकत। ब्रिक्स प्लस अब दुनिया की आबादी का 40 से 45% हिस्सा कवर करता है और IMF कहता है कि आने वाले दशक में दुनिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन यही समूह होगा। मांग, कामगार, खपत, सबसे बड़ा बाजार ब्रिक्स ही है। दूसरा, कमोडिटी और सप्लाई चेन की ताकत। तेल, गैस, अनाज, कोयला, धातुएं, इन क्षेत्रों में ब्रिक्स देश सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कई विश्लेषण बताते हैं कि भविष्य में वैश्विक कमोडिटी कीमतों की दिशा तय करने में इन देशों की भूमिका बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि महंगाई, ऊर्जा की सुरक्षा और ग्लोबल सप्लाई, सब पर ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ेगा। तीसरा, संस्थाएं और भुगतान व्यवस्था। ब्रिक्स का भुगतान सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट बैंक और अन्य वित्तीय ढांचे दुनिया में व्यापार को आसान बनाने और प्रतिबंधों के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। IMF भी मानता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास अब झटकों को झेलने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि उनकी ग्रोथ तेज है और कर्ज संतुलित है। अब सवाल यह है, जब एक इंजन 3 से 4% की रफ्तार पर चल रहा है और दूसरा मुश्किल से 1% पर, तो 2030 में स्टीयरिंग किसके हाथ होगी? OECD की रिपोर्ट कहती है, पश्चिम अभी डूबा नहीं है, लेकिन IMF और ब्रिक्स का डेटा कहता है, लंबी दौड़ का घोड़ा ब्रिक्स है। अब भारत और ग्लोबल साउथ का कोना समझिए। भारत ब्रिक्स में सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया और अफ्रीका के कई देशों में 6 से 7% की क्षमता देखी जा रही है। विश्व बैंक और IMF दोनों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों में उत्पादकता और आबादी के कारण धीमी ग्रोथ का दौर स्थायी होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्पादन, सेवाएं, सप्लाई चेन, निर्माण, इन सब का अगला बड़ा दौर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में आएगा। यानी OECD जिस लचीलेपन की बात कर रहा है, वह सिर्फ समय खरीद रहा है। असली अवसर दक्षिण और पूर्व में बन रहा है। दोस्तों, दुनिया को हमेशा एक ही कहानी सुनाई जाती है। अमेरिका मजबूत है, यूरोप स्थिर है, डॉलर मजबूत है, इसीलिए भविष्य भी उनका है। लेकिन जब OECD की रिपोर्ट को IMF, विश्व बैंक और ब्रिक्स के डेटा के साथ रखते हैं, तो तस्वीर साफ हो जाती है। पश्चिम अब भी झटकों को झेल रहा है, लेकिन आने वाले दशक में तेजतर ग्रोथ देने वाला और नई नौकरियां बनाने वाला ब्लॉक ब्रिक्स है। अब असली सवाल आपके सामने है, क्या 2030 तक दुनिया की आर्थिक ताकत सच में अमेरिका, यूरोप से खिसककर ब्रिक्स के हाथों में पहुंच जाएगी? और अगर यह बदलाव तय है, तो भारत को इस लहर का सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए किस दिशा में दौड़ लगानी चाहिए? उद्योग, तकनीक, स्टार्टअप या फिर नई शिक्षा और कौशल?